स्वागत है और आपके लिए मैं आई हूँ लेकर लीडिंग केस जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है। और एक केस है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसका नाम बदल के हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS। और केस का नाम है सुपरिटेंडेंट एंड ब्रांच ऑफ लीगल अफेयर्स पश्चिम बंगाल एप्लिएंट वर्सेज अनिल कुमार भुंजा एवं अदर्स रिस्पोंडेंट उत्तरार्थी। फ्रेंड्स, यह केस आर्म्स एक्ट के अंतर्गत है और आप तो आर्म्स एक्ट के बारे में जानते हैं कि हथियार रखने को लेके है। और ये केस 29B में आधिपत्य शब्द, आधिपत्य मीन्स पोजेशन को लेके है। तो यह केस के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, यह केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 52 जिसका सब्जेक्ट था आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 29B में प्रयुक्त किया गया शब्द आधिपत्य लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको आर्म्स एक्ट के बारे में बता दूं कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 29 में क्या होता है, आप उसको भी जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, आर्म्स एक्ट 1959 के जरिए बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति से जानबूझकर हथियार खरीदना या ऐसे व्यक्तियों को हथियार देने पर दंड का प्रावधान है। आर्म्स एक्ट 1959 के जरिए लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफ़र, परिवर्तन, टेस्टिंग या प्रूफिंग पर भी प्रतिबंध है। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट 1959 के तहत गैर लाइसेंस शुदा बंदूकों को हासिल करना या खरीदना भी प्रतिबंधित है। लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों से डील करने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। बिना लाइसेंस के असलाह रखने और उसका उपयोग करने के लिए धारा 25 और 27 विशेष रूप से प्रावधान किया जाता है। ये हो गई आपको जानकारी धारा 29B आर्म्स एक्ट क्या होता है। अब चलिए हम केस को डिटेल में जानते हैं। और इस केस का फैक्ट आपको मैं बताती हूँ। 17 अप्रैल 1971 को कलकत्ता पुलिस ने एक मामला की जांच के दौरान राम कन्हई अधिकारी लेन स्थित बिल्डिंग नंबर 4 के ग्राउंड फ्लोर पर छापा मारता है, जिसमें मृत्युंजय दत्ता नामक व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्रों की मरम्मत करने पर, यानी कि फायर आर्म्स की रिपेयरिंग के मामला, शस्त्रों की मरम्मत करने का वर्कशॉप चलाता था, यानी चलाया जा रहा था। पुलिस ने छापे के दौरान कई बंदूकें, राइफल और रिवॉल्वरों को जब्त कर लिया। जब बात सामने आई तो उस व्यक्ति मृत्युंजय ने कहा कि इसमें से एक बंदूक लाइसेंस धारक मटियार रहमान की है और शेष प्रतिवादीगण अदर्स की है, जो मरम्मत के उद्देश्य से दी गई है। प्रतिवादीगण 1 to 4 के पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शस्त्र की मरम्मत का कार्य करने का लाइसेंस था। पुलिस ने इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) तथा 27 के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया, मतलब चार्ज लगा दिया, चार्जशीट लगा दिया। यह मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय करता है कि मृत्युंजय दत्ता के विरुद्ध अधिनियम की धारा 25(1)(c) के अंतर्गत तथा मटियार रहमान के विरुद्ध धारा 29B के अंतर्गत मामला बनता है और उन्हें आरोपित ठहराया जाता है। प्रतिवादीगण 1 to 4 के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने शस्त्र केवल मरम्मत के उद्देश्य से मृत्युंजय को दिया था तथा यह कार्य धारा 29 के अर्थों में कब्जा संदत, यानी कि पोजेशन डिलीवर्ड किया जाना नहीं माना जा सकता। इसलिए यह फैसला दिनांक 17/11/1971 के अनुसार ट्रायल कोर्ट से मुक्त कर दिया गया, मतलब जजमेंट आ गया। उसके बाद यह केस हाईकोर्ट जाता है, उच्च न्यायालय जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य ने विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा
जजमेंट के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत कर दिया तथा यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र देना या रखना जिनके पास मरम्मत करने की विधिमान अनुज्ञप्ति नहीं है, मतलब लाइसेंस नहीं है, न केवल अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है बल्कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 29 के बी के अंतर्गत अपराध बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप लाइसेंस वाला बंदूक, रिवॉल्वर या कुछ भी बनने के लिए देते हैं तो आपको चेक करना है कि वो जो बनाने वाला है उसके पास बनाने का लाइसेंस है या नहीं है। आपको ऊपर भी आपका जिम्मेदारी बनता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए यह निश्चय किया कि प्रतिवादीगण 1 to 4 के विरुद्ध धारा 29 बी के अंतर्गत अपराध नहीं बनता, क्योंकि उनके पास मरम्मत का कार्य करवाने की अनुज्ञप्ति थी तथा उन्हें शस्त्रों को केवल मरम्मत के लिए दिया, जो कब्जा संदत करने की परिभाषा में नहीं आता है। और उच्च न्यायालय ने रिवीजन खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया केस। यह मामला उच्चतम न्यायालय में जाता है और अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न कई लीगल एक्सपर्ट्स एवं विधि पुस्तकों का हवाला देते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं कि आधिपत्य शब्द यानी कि पजेशन शब्द अनेक आकृतियों वाला शब्द है, जिसका अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होता है। पृष्ठगत मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निश्चय किया गया कि आग्नेयास्त्र दत्ता को संदत करने के पूर्व प्रतिवादीगण 1 से 4 ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि उसके पास शस्त्रों की मरम्मत करने का विधिक लाइसेंस है या नहीं, क्या उसे इन शस्त्रों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए धारा 29 बी के अंतर्गत यह एक अपराध बनता है। अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शस्त्रों को ऐसे स्थान पर रखा जो कि लाइसेंस के कॉलम 3 में वर्णित नहीं है। फ्रेंड्स, इसको आप लाइसेंस वाले में पढ़ लेंगे, आपके पास बुक होगी तो, नहीं तो नेट में खोल के पढ़ लेंगे। इसलिए उन्होंने धारा 30 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। इस केस में जजमेंट आता है, निर्णय आता है कि उच्चतम न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को मामला पुनः सुनवाई हेतु भेज दिया और अपील स्वीकार कर ली। फ्रेंड्स, यह केस का सिद्धांत लॉ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, सम्मन केस में वारंट केस की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना अवैधानिक नहीं है, बल्कि मात्र अनियमितता है, इससे परीक्षण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड है, किसी अधिनियम को निर्वचित यानी कि इंटरप्रेट करने में पुराने अधिनियम के अंतर्गत निर्णित किए गए वादों के निर्णय का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, यानी कि विदाउट अप्लाइंग द माइंड। यदि आरोप निर्धारित करने में 8 वर्ष का समय निकल जाता है तो यह अभियुक्तों के विरुद्ध परीक्षण न करने का आधार नहीं है, बल्कि इस बिंदु पर सजा निर्धारित करने समय विचारण किया जा सकता है। पॉइंट है, किसी अनुज्ञप्ति द्वारा अपने आग्नेय शस्त्रों को ऐसे व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, मतलब अपने शस्त्रों को ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिनके पास मरम्मत करने की विधिक लाइसेंस नहीं है। अनुज्ञप्ति धारक के विरुद्ध धारा 29 बी एवं धारा 30 के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने का आधार है। तो फ्रेंड्स, आपको यह केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। प्रतिपादित विधि का सिद्धांत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आप लिखेंगे तो आधे मार्क्स तो मिलना इसमें तय है। आता भी है कि प्रतिपादित विधि का सिद्धांत लिखें। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।